नमस्कार, अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि आज क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, एक छोटा कारोबारी हफ्ता था ये, और हम देखेंगे कि एक एक्सटेंडेड वीकेंड भी है। जब हम सोमवार को दोबारा मिलेंगे तो फिर वहां पर क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन कौन से बड़े इवेंट्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है, और अगले हफ्ते के लिए मार्केट में रणनीति क्या बना के चले, इन सब पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस पूरे हफ्ते बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, और ये बताने के लिए प्रियंका हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, बताइए। क्या थे? पहला तो ट्रंकेटेड वीक था, सिर्फ आपके पास 3 ट्रेडिंग डेज थे और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी। आज जो पॉलिसी आई उससे एक्सपेक्टेशन जो बैंक्स हैं, और बैंक्स में इनफैक्ट बड़े बैंक्स नहीं, स्मॉल बैंक्स, मिड सेक्टर बैंक्स, एनबीएफसीज, ऑटो और साथ ही इंफ्रास्पेस, इन सब के लिए आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग मूव देखी और ये मूव सस्टेन भी हुई। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में एक बड़ी मूव जरूर आई, लेकिन बाद में बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। सो ओवरऑल अगर इस हफ्ते का आप रिटर्न की बात करें तो ये पहला हफ्ता था अप्रैल का, लगातार 3 नेगेटिव सीरीज के बाद मार्च में जब हमने नेगेटिव क्लोजिंग के बाद जब अप्रैल को स्टार्ट किया तो एक अच्छे नोट पर स्टार्ट किया, और निफ्टी का इंडिविजुअली लगभग 1.5% का रिटर्न दिखा, स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 2% से ज्यादा का रिटर्न दिखा, और मिड कैप में भी 1% से ज्यादा का रिटर्न दिखा। सो अब तक के जो सेक्टर वाइज अगर आप रिटर्न की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर आपको रिटर्न देखने को मिला रियल एस्टेट स्पेस से। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस जितने भी थे, रियल एस्टेट बहुत समय से नहीं भी चले और आप लगातार मूव पर देख रहे थे, और आज जब आरबीआई पॉलिसी के बाद जब कोई रेट हाइक नहीं आया, पॉज आया, तो इस स्पेस में एक बड़ी छलांग दिखी। काउंटर्स लाइक गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, डीएलएफ हो, फॉर दैट मैटर ओबेरॉय रियलिटी, मैक्रोटेक, लोडा ने तो इनफैक्ट पहले ही इंडेक्स को ऊपर खींचा, और इन सब स्टॉक्स में अच्छी खासी मूव दिखी। दूसरा जो सेकंड हाईएस्ट गेनर सेक्टर रहा वो फार्मा स्पेस था, लगभग 2% के रिटर्न वहां दिखे। ऑटो स्पेस में दूसरी जो एक और इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो इस हफ्ते के लिए रहा था वो ये, जब हम स्टार्ट में आए तो अच्छे दमदार ऑटो सेल्स नंबर्स थे, जिसके चलते ऑटो में एक अच्छी मूव थी, और ये तीसरा हाईएस्ट गेनर भी रहा। एंड चौथी जो एक बड़ी चीज रही वो ये रही कि बिजनेस अपडेट्स यानी Q4 के नंबर्स से पहले इस हफ्ते में बिजनेस अपडेट्स बैंक्स और फाइनेंस सेक्टर के देखने को मिले, जिसमें सेंटिमेंट ओवरऑल सुधरा एचडीएफसी ट्विंस के लिए, इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स के लिए, फेडरल बैंक जैसे काउंटर्स के लिए, और इनफैक्ट उज्जीवन, इक्विटास, इन सब बैंक्स के लिए। दूसरी तरफ आप देखें तो एनबीएफसीज के लिए, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स हैं ये सारे के सारे, माहौल जब अगर इंटरेस्ट रेट पीक आउट होता हुआ सिनेरियो दिखता है तो आपको ग्रोथ स्टॉक्स ज्यादा चलने की उम्मीद दिखती है। और दूसरा फ्यूल्ड हुआ जब आरबीआई ने पॉज हाइक नहीं, जब रेट पे पॉज लगाया, तो उसके चलते आपने बजाज ट्विंस में एक अच्छी मूव देखी। आप बैंक्स को देखें तो वो चौथा बड़ा स्पेस थे इस हफ्ते, 1% की मूव आपको इस हफ्ते में बैंक से देखने को मिली। उसके बाद आपके दूसरे जो बाकी स्पेसेस आते हैं उसमें निफ्ट, मेटल, पीएसयू, ये सब स्पेसेस आते हैं। कैटेगोरिकली अगर सिर्फ आज के आप ट्रेड की बात करें तो जो बड़ी मूव्स आई, अडानी स्टॉक्स वापस आए, बजाज ट्विंस में मूव थी, ऑटो में टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक बड़ी मूव के साथ बंद हुए, और सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में भी बड़ी मूव देखने को मिली। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट जो इस हफ्ते हुआ वो ये था सरप्राइज सप्लाई कट बाय ओपेक। क्रूड पर एक सर्ज हमने देखा, और साथ ही विंडफॉल टैक्स जो रोल बैक किया, उसके चलते एनर्जी स्पेस में रिलायंस जैसे काउंटर्स ने इस हफ्ते बाजार को ऊपर की तरफ खींचा, और जिसके चलते आप एक जो रेजिस्टेंस जोन की बात कर रहे थे 17,600 के, उसको बाजार ऊपर की तरफ तोड़ने में कामयाब रहा है, और बायस अब आपको इस वक्त बुलिश ही दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये सब पूरे हफ्ते का अपडेट हमने आपको बताया इवेंट्स के बीच, और छोटा कारोबारी हफ्ता था लेकिन काफी सारे इवेंट्स इसमें हुए जिसका की असर इस पूरे हफ्ते बाजार पर रहा। अब आगे क्या करना है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार नजर डाल लेते हैं मार्केट की सबसे बड़ी खबर पर। और बढ़ा चढ़ाकर दावे करने वाले निवेश सलाहकारों की अब खैर नहीं, सभी निवेश सलाहकारों के भ्रामक विज्ञापन पर सख्ती के मूड में है। डिटेल्स के साथ जुड़ गई हैं कविता। कविता, बताइए।
बिल्कुल, यहाँ पर आर्थिक साक्षरता और निवेश को लेकर जागरूकता की कमी है और इसके चलते हमने देखा कि पिछले दिनों ऐसे बहुत सारे मामले हुए जहाँ पर निवेशक जो है भ्रामक विज्ञापनों का शिकार हुए हैं और बहुत सारा पैसा जो है उनका उड़ गया इस चक्कर में। लेकिन अब देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं, सेबी रेगुलेटर हमेशा निवेशकों के हितों को लेकर आगे आता है, सामने आता है, उनके लिए खड़ा रहता है। एक बार फिर से भ्रामक विज्ञापनों पर जो है वो नकेल कसी गई है और सेबी की जो नई एडवर्टाइजिंग कोड है उसके चलते हमने देखा है कि जो कंडक्ट है निवेश सलाहकारों के लिए और रिसर्च एनालिस्टों के लिए उसमें कड़ाई की गई है। बहुत सारी चीज़ें जो उसमें शामिल की गई है, एक एक करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले शब्दों का चुनाव, यहाँ पर किसी भी तरह से वो ये नहीं कह सकते कि प्रॉमिस रिटर्न या अश्योर्ड रिटर्न की गारंटी आपको नहीं दे सकते हैं। किसी भी तरह की कम्युनिकेशन जब वो करते हैं तो उनको इन सब बातों का ख्याल रखना होगा। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है? किसी भी तरह का विज्ञापन वो कर रहे हैं, पैम्पलेट्स के जरिए कर रहे हो, टीवी पर, न्यूज़ चैनल पर या सोशल मीडिया पर भी कर रहे हो, तो उन्हें भारी भरकम भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी तरह के रिटर्न की गारंटी नहीं देनी है, वादा नहीं करना है और तो और वो किसी भी तरह का आकलन नहीं दिखा सकते हैं किसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ, ताकि वो अपनी दुकान को या अपने नाम को बढ़ा चढ़ा कर दिखाएं। इन सब चीज़ों से उन्हें बचना है क्योंकि अब ये सब सेबी के दायरे के अंदर आ गया है। किसी भी विज्ञापन की जो कॉपी है उनको 5 साल तक रखनी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अगर निवेश सलाहकार, रिसर्च एनालिस्ट किसी भी तरह का विज्ञापन करना चाहते हैं तो सेबी रजिस्टर्ड सुपरवाइजरी संस्था से उन्हें मंजूरी लेनी होगी और उसके बाद ही जो है वो ये विज्ञापन जो है वो डाल सकते हैं। इतना ही नहीं, जब विज्ञापन कर रहे हों तो बहुत ज़रूरी है तमाम तरह की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देना अपने विज्ञापन में, जो कि सेबी ने अब निर्धारित की हैं। किसी भी तरह का गिफ्ट, मेडल वाली स्कीम या गेम में वो शामिल नहीं हो सकते हैं और विज्ञापन में फर्जी यूज़र्स दिखाने पर सीधा सीधा रोक यहाँ पर लगा दी गई है क्योंकि बहुत सारे निवेश सलाहकार, रिसर्च एनालिस्ट जो हैं फर्जी यूज़र्स के माध्यम से निवेशकों को लुभाने की कोशिश करते हैं। अनुमान के दावे उन्हें नहीं करना है, दूसरे संस्थानों से गलत तरीके से तुलना पर भी रोक लगा दी गई है। कुछ शब्दों का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है जिनके इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। वो शब्द आपको बताएं तो सबसे अच्छा, बेस्ट, नंबर 1, अग्रणी या सबसे अच्छा या मार्केट लीडर निवेश सलाहकार, इस तरह के शब्दों से उनको बचना है क्योंकि अब ये सब कुछ सेबी के दायरे में आ गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कविता आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो भारी रिटर्न का प्रचार करने से अब सेबी की भी सख्ती हो चुकी है और कुछ शब्दों का प्रयोग अब नहीं करना है, इस पर बैन लगा दिया गया है। ये एक कदम सेबी की तरफ से उठाया गया है, तो ये मार्केट को लेकर एक बड़ी खबर। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे हमारे साथ। टर्टल वेल्थ एंड सीईओ के फंड मैनेजर रोहन मेहता जुड़ चुके हैं। रोहन, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। इस पूरे हफ्ते पर जो जिस तरह का मार्केट ट्रेंड हमने देखा उस पर आपका व्यू लेना चाहेंगे क्योंकि 17,600 के ऊपर के लेवल्स भी हमने देखे, एक अच्छी तेजी देखी। पहले तो इसको सपोर्ट की बात की जा रही थी लेकिन उसके ऊपर भी बाजार निकलता हुआ नजर आया और अब हम देख रहे हैं कि एक बड़ी तेजी को भी तैयार है। आपका क्या व्यू बन रहा है क्योंकि अगले हफ्ते अब बड़े नतीजे भी होंगे जिस पर की हमारी नजर रहेगी, तो क्या व्यू बन रहा है और आगे के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? गुड आफ्टरनून। सी बाजार बहुत अच्छे लेवल पे है जहाँ पे एक वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स की प्लानिंग की जा सकती है। मार्केट में आप देखो तो हर एक बिग बुल रन के बाद एक एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन आता है और हर एक बिग कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत बड़ा बुल रन आता है। अभी आप देखो तो 19 मंथ्स ऐसा है जहाँ पे मार्केट एक ही सेगमेंट पे खड़ी है। सो 19 मंथ्स मार्केट हैज बीन कंसोलिडेटिंग और यहाँ पे निवेशक का एक लॉन्ग टर्म निवेशकों का एक पेशेंस लेवल टूटता जा रहा है। एवरी 152 वीक हाई स्टॉक देयर इज 1952 वीक लो स्टॉक निफ्टी 500 में। और यहाँ पे हमने जो रिवर्सल देखे, जो अच्छे स्टॉक्स थे, जो अच्छे फंडामेंटल्स थे, वो पहले रिवर्सल देखे और बाद में हमने देखा कि थोड़े जो लेस फंडामेंटली ठीक स्टॉक थे वो भी उसमें अच्छा थोड़ा बड़ा आया। पर ओवरऑल वी फील दैट कि ये एक बहुत बड़ा बुल रन की तैयारी हो रही है मार्केट में। हर एक डिकेड में 2 से 4 साल ऐसे होते हैं जिसमें सबसे बड़ा रिटर्न बनता है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग 2023 फाइनेंशियल ईयर से फाइनेंशियल ईयर हाफ से यानी तकरीबन सितंबर से इट विल बी स्टार्टिंग अ वेरी बिग बुल रन। हर एक सेगमेंट में नए
कंटेंडर आते हैं जो लास्ट सेगमेंट में बुल मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ये सेगमेंट में जो होगा, और यहाँ पे वो प्रतिशत रिटर्न नहीं देते हैं, यहाँ पे वो टाइम्स में रिटर्न्स देते हैं। सो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। पर हर एक इन्वेस्टर को, निवेशक को मेरा एक सुझाव है कि पेशेंस रखना। इट इज द टाइम कि जहाँ पे बहुत बड़ा रिटर्न्स आने की संभावना हो सकती है, मार्केट इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ करने की, तब एग्जिट लेना या रिडम्पशन लेना। सब 90% लोग यही करते हैं, पर वही जो टिक पाते हैं वही ज्यादा कमाते हैं। बिल्कुल। तो एक बड़ी रैली की तैयारी हो रही है, सितंबर से एक अच्छा बुल रन हम देख सकते हैं, तो इस पर आप नजर रखिए। तो बाजार को इस वक्त बाहर निकलने का वक्त नहीं है, अब इसमें एंट्री लेने का वक्त है, जिसकी की तैयारी अब बाजार भी कर रहे हैं बड़ी तेजी के लिए। तो कौन कौन से सेक्टर, रोहन, हम समझना चाहेंगे कि कौन कौन से सेक्टर है जहां पर कि आप नजर रखनी चाहिए ऐसे समय में? या परफेक्ट। सी आई ऐड वन मोर थिंग। जहां पे बहुत लोग हम बोलते हैं कि बुल मार्केट में आते हैं, बेयर मार्केट में आते हैं, सबसे ज्यादा रिटर्न लास्ट 25 साल में बना है जब मार्केट कंसोलिडेट करता है, तब इन्वेस्टमेंट करते हैं तब। सो एक जस्ट एडिंग टू व्हाट यू आस्क्ड फॉर, जो हमारा हमारा ओवरऑल बुलिशनेस है दो सेक्टर पे, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग। और इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग में मेरे जो दो पिक्स है, फर्स्ट इज एम फाइनेंस। सी एम फाइनेंस, जब भी कोई भी जहां पे एक साइकिल ऑफ रेट राइज होता है और वहां पे पॉज आ जाता है, तो वो जो पॉज होता है जब, तब वहां पे एनबीएफसी पैसा ज्यादा कमाती है और बैंक्स थोड़ा पैसा कम कमाते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के मैनेजमेंट के साथ हमने रिसेंटली एक वीक पहले बात की थी, और जो हिसाब से वो वैल्यूएशन पे मिल रहा है और एनपीए वॉलेटिलिटी को कंट्रोल किया जा रहा है, सो वो लेवल पे हमको लग रहा है कि 320 बहुत अच्छा रिटर्न पॉसिबिलिटी है। और नियरली अबाउट 15 इयर्स कुछ ग्रेटनेस हुआ नहीं है स्टॉक में। सो 320 वी आर एक्सपेक्टिंग इन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस फॉर 1 ईयर। मेरा सेकंड पिक है, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है, वो जी शिपिंग, दैट इज ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। ये कंपनी ऐसी है जो बुक वैल्यू पे अवेलेबल है, नियरली अबाउट 10 के बिलो के पी पे अवेलेबल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कर रही है और 15 साल का प्राइस कंसोलिडेशन किया है। अगेन फंडामेंटल पॉइंट पे देखो तो जो शिपिंग इंडस्ट्री पूरी 10 साल 12 साल से कुछ नहीं हुआ है, और हम वही पिक ले रहे हैं जो तकरीबन लास्ट 15 साल से नहीं चले हैं। तो जी शिपिंग फ्रेट के प्राइसेस से लेके पूरा शिपिंग इंडस्ट्री में टर्न अराउंड, और जी शिपिंग में पूरा टर्न अराउंड मैनेजमेंट से लेके लर्निंग इन लास्ट 10 इयर्स हैज बीन एग्जाम्पलरी। ये नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आने की हमारी उम्मीद है। सो Mahindra and Mahindra Finance for 320 rupees for 1 year and G Shipping for 900 rupees in 1 year is our pick. Disclaimer, both of the stock में हमारे फंड में हमारा बाइंग है और हमारा बाइंग इंटरेस्ट है उस स्टॉक। ऑलराइट, तो ये है एक इन्वेस्टमेंट कॉल के लिहाज से आप देख सकते हैं, शिपिंग इंडस्ट्री भी काफी अच्छी लग रही है, ये एक सेक्टर पर आप नजर रख सकते हैं। इसमें जी शिपिंग 900 के टारगेट अगले 1 साल में, और एम फाइनेंस, ये स्टॉक आप जरूर ध्यान रखिए क्योंकि ये टेक्निकल एनालिस्ट के रडार पर भी है। ये शेयर यहाँ पर तेजी दिख सकती है, और कुछ दिन पहले इसमें चौथी तिमाही के अपडेट भी आए, एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ, स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए थे। 320 का लक्ष्य आप देख सकते हैं यहाँ पर अगले 1 साल में, तो इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखिए। रोहन, आपसे ट्रेड पॉलिसी पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन सुन लेते हैं जो कि हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास से की। उन्होंने घरेलू बैंकों की सेहत को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा, आइए आपको सुनवा देते हैं। With the emphasis which you have given on the pause, if I want to understand and take away from that in cricketing parlance, is it a pause like you're watching a good over, you want to continue watching it and then take the shot later, or this does not leave out the possibility that you will continue to make strokes if it is needed later? To use a cricketing parlance, it will depend on each ball. On a more serious note, we are watchful of how it is playing out. Monetary policy, as you know, is always forward-looking. We are watchful of the impact of the action taken so far. There are so many other external developments also taking place, both with regard to inflation, with regard to growth, and so many other things. So we will be watchful of the overall situation
And monetary policy being forward looking, we will take further action whenever we think appropriate. So another question I wanted to ask, just one on SVB financial crisis. You have already given a statement earlier that banks need to be watchful. But in Indian condition, as a regulator, do you feel that such crisis cannot happen, at least in India? I think I'll pass it on. Thank you, Governor. I think Governor said in his statement that as of now, the Indian banking system remains sound and healthy, with strong capital and liquidity position, improving asset quality, better provisioning coverage, along with the improved profitability. Governor said in his statement also it's an evolving position, and we are living in an uncertain period. बिल्कुल, तो एक सरप्राइजिंग मूव था आज आरबीआई की तरफ से। स्ट्रीट 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उसके सामने आरबीआई ने ब्याज दरों को होल्ड करने का फैसला लिया है और सीपीआई का जो अनुमान था वो कम कर दिया है, जीडीपी का अनुमान बढ़ा दिया है FY 24 के लिए। तो ये कुछ काफी सरप्राइजिंग स्टेटमेंट्स यहाँ पर आरबीआई की तरफ से निकल कर आए। बट रोहन, हम आपसे समझना चाहेंगे आपने कैसे रीड किया इस पॉलिसी को, क्योंकि भले ही इस बार ब्याज दरों को होल्ड किया है, लेकिन गवर्नर ने ये क्लियर कर दिया है कि वॉचफुल रहेंगे और आगे जिस तरह का ट्रेंड आता है महंगाई को लेकर और ग्लोबल यहाँ पर सिचुएशन जैसी बनती है, पैन आउट होती है, उस पर हम आगे नजर रखे हुए हैं और हो सकता है बीच बीच में इस तरह के कुछ कदम उठाते रहें ब्याज दरों को लेकर। तो आप कैसे इस पॉलिसी को रीड कर रहे हैं? और आज हमने देखा कि इसके बाद एनबीएफसीज, बैंक्स, रियल्टी, ऑटो सभी चल रहे थे, तो अब इन सेक्टर को ऊपर अब नजर रखने की जरूरत है या फिर आप थोड़ा वॉच करेंगे? बहुत सी फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ आप इकोनॉमी की साइकिल देखो तो फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ मार्केट का डिक्लाइन होता है इंटरेस्ट रेट का राइज, और फिर शेयर प्राइसेस टूटते हैं, फिर कमोडिटी के प्राइस टूटते हैं, फिर रिजर्व्स टूटते हैं, और फिर लास्ट में जो लैग होता है वो पॉज होता है। सो हमने देखा कि 18,500 से जब से इंटरेस्ट रेट बढ़ने की शुरुआत हुई, हमने धीरे धीरे करेक्शन देखे। हम सब सोचते हैं कि ये नहीं, यहाँ से इंप्रूवमेंट होगा, फिर कमोडिटी के प्राइसेस के करेक्शन देखे हमने, जो जनरली मेटल्स के प्राइसिंग के करेक्शन है, फिर रिजर्व्स हमने रुपी में भी इम्पैक्ट देखा, एंड देन अगेन द पॉइंट कम्स इज दैट कि यहाँ पे एक फ्लैट लेवल पे हो जाता है। अभी यहाँ पे इकोनॉमी अगर इंप्रूव करती है तो वी विल सी अ कंसिस्टेंट कट आल्सो इन, मे बी वी आर एक्सपेक्टिंग, हम आज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से ग्रो नहीं हो सकता है। अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ता तो मार्केट में बहुत अच्छा करेक्शन आने की संभावना थी, जो नहीं आई, और दैट इज द रीजन कि हमने देखा कि सब सेक्टर्स में पॉजिटिव इंपैक्ट आई। सो ओवरऑल आई थिंक सो यहाँ पे डन एंड डस्टेड है इंटरेस्ट रेट, एक्सेप्ट कि इकोनॉमी एक्सट्रीम खराब चली जाती है, जो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई पॉसिबिलिटी है। इंटरेस्ट रेट में भी बढ़ सकते हैं, तो 0.20-25 के ऊपर की जगह है नहीं, यहाँ से फ्लैट होके मे बी 3 to 4 क्वार्टर, और जब कट आएगा, बिलीव मी दैट विल बी द फर्स्ट इंडिकेशन कि जहां पे यू टर्न ऑफ द फर्स्ट बुल रन स्टार्ट होगा। उसमें हम टेक्निकल जनरली नहीं देखते, पर प्राइसिंग साइड देखें तो निफ्टी 500 16,100 के लेवल भी बहुत अच्छा देखना चाहिए, बिकॉज बहुत टाइम उसने कंसोलिडेट किया है फॉर 19 मंथ्स फॉर एट द रेंज ऑफ 16,100 to 14,000। सो 16,100 एक बार क्रॉस करता है और इंटरेस्ट रेट फ्लैट होके नेगेटिव होना चालू हो जाता है, बिलीव मी दैट वुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट बुल रन इन द डिकेड वी आर सीइंग। बिल्कुल राइट। तो बुल रन को लेकर कॉन्फिडेंट हैं और अभी हमने कुछ सेक्टर भी डिस्कस किए जिस पर कि आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट का ही रूम है, उससे ज्यादा बढ़त का अनुमान अभी फिलहाल नहीं किया जा रहा है। हालांकि ग्लोबल सेंट्रल बैंकों के फैसले पर और सबसे इंपॉर्टेंट फेड के फैसले पर आगे नजर रहेगी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले हफ्ते कौन कौन से बड़े इवेंट्स होंगे जहां पर कि आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र डोमेस्टिक फ्रंट पर अगर देखिए तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा और सीपीआई आंकड़े पर होगी। यूएस बाजार की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा नेक्स्ट वीक का, वो होगा एफओएमसी के मीटिंग के मिनट्स और सीपीआई डेटा
इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और पीपीआई डेटा भी अगले हफ्ते रिपोर्ट होगा। चाइना की तरफ से हमारी नज़र होगी सीपीआई और पीपीआई डेटा पर। इसके अलावा अगले हफ्ते हम देखेंगे कि क्वार्टर 4 अर्निंग सीजन किक ऑफ हो रहा है। काफ़ी सारे दिग्गज नाम अपने चौथे तिमाही के नतीजे पेश करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि डेल्टा कॉर्प, टीसीएस, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा भी कॉर्पोरेट फ्रंट पर काफ़ी एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। रुशिल डेकोर हमारे रेडार पर रहेगा क्योंकि बोर्ड की बैठक होने जा रही है, वो राइट्स इशू को लेकर चर्चा करने वाले हैं। अजंता फार्मा अप्रैल 10 को फोकस में रहेगा क्योंकि बायबैक इशू बंद होने वाला है। अप्रैल 12 को वर्तमान स्पेशल स्टील पर नजर रखिएगा क्योंकि बोर्ड की बैठक होने जा रही है बोनस इशू को लेकर। अप्रैल 13 को हमारी नजर होगी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर क्योंकि इनका जो राइट्स इशू है वो खुलने जा रहा है। और इमामी पर हम आखिर में फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनका जो बायबैक इशू है वो खुलने जा रहा है और ये ओपन मार्केट रूट द्वारा होगा। तो ओवरऑल ये थे सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए। राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, अहम नतीजे आने वाले हैं। आईटी स्टॉक्स अगले हफ्ते पूरा फोकस में रहेगा, तो इन तमाम बड़े इवेंट्स पर हमारी नजर रहेगी। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रोहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस पर, मार्केट पर अपना व्यू शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।